हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास है और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मैथमेटिक्स। तो आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th आईसीएसई एग्जामिनेशन के रेफरेंस के अंदर कमर्शियल मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर, जो कि है गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी। और इस पूरे लेक्चर के अंदर हम जीएसटी के रेफरेंस के अंदर थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन को जानेंगे। सो बिना किसी भी समय गवाए अब जरा इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जीएसटी की। तो जीएसटी क्या है? बोला सर जीएसटी एक टाइप ऑफ टैक्स है। तो अब आखिर में टैक्सेस होते क्या हैं? तो देखो, बेसिकली टैक्स वो अमाउंट है, क्या मैं कहूं टैक्स वो पैसा होता है जो गवर्नमेंट उनके सिटीजन से कलेक्ट करती है। यानी कि कोई भी गवर्नमेंट अपने सिटीजन से कुछ अमाउंट या मैं बोलूं कुछ फंड्स को क्या करती है, कलेक्ट करती है, ताकि वो हमारे या मैं बोलूं उनके जो स्टेट है या उनके पास में जितनी भी कंट्री है उस कंट्री के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चरली वो डेवलपमेंट कर सके, ताकि वो रोड्स बना सके, हॉस्पिटल्स बना सके, स्कूल्स बना सके और उनके रेफरेंस में उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको इंक्रीज कर सके। यानी कि वो पैसा जो गवर्नमेंट सिटीजन से कलेक्ट करती है और उसके रेफरेंस में जो गवर्नमेंट को जितनी भी एक्सपेंडिचर होती हैं वो उन्हीं से क्या करती है, अपने बर्डन को क्लियर आउट करती है। यानी कहा जाए मेरे पास में टैक्स वो फाइनेंशियल चार्जेस होते हैं जो गवर्नमेंट हम पे इंपोज करती है। किन पे इंपोज कर सकती है? गवर्नमेंट किसी भी इंडिविजुअल पे इंपोज करती है, किसी बिजनेस पे इंपोज करती है, या किसी भी मेजर ऑर्गेनाइजेशन पे इंपोज करती है, ताकि वो जितने भी पब्लिक वेलफेयर के लिए जितना भी एक्सपेंडिचर होता है उसको क्या कर सके, वो सस्टेन कर सके। यस या नो? यानी देखा जाए टैक्स मेरे पास में एक अमाउंट है जो गवर्नमेंट उनके सिटीजन से कलेक्ट करती है। अब देखा जाए तो हर कैंडिडेट क्या है, टैक्स नहीं भरता। यस या नो? ऐसा नहीं है। देखो, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं। अब उनसे अगर गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करेगी तो वो तो क्या हो जाएगा, बोला सर वो कमाते 10 रुपए हैं, 5 तो गवर्नमेंट ले गई। तो ऐसे नहीं चलता। तो गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसा नहीं करती है। गवर्नमेंट हर कैटेगरी ऑफ पर्सन से एक फॉर्म में क्या करती है, टैक्स कलेक्ट करती है। यानी अगर कहा जाए तो गवर्नमेंट सभी से ऐसा नहीं करती कि टैक्स मुझे दो, बट गवर्नमेंट डायरेक्टली वे में या मैं बोलूं गवर्नमेंट जो भी पैसा सिटीजन से कलेक्ट करती है वो दो फॉर्म्स में कलेक्ट करती है। पहला, गवर्नमेंट कलेक्ट करती है डायरेक्ट फॉर्म में, दूसरा कलेक्ट करती है इनडायरेक्ट फॉर्म में। पहला, गवर्नमेंट कलेक्ट करती है डायरेक्ट फॉर्म में और दूसरा इनडायरेक्ट फॉर्म में। तो जो टैक्सेस डायरेक्ट फॉर्म में कलेक्ट किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है डायरेक्ट टैक्सेस, और जो टैक्सेस इनडायरेक्ट फॉर्म में कलेक्ट किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब बात की जाए तो सर ये डायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं? तो बेसिकली वो टैक्स अमाउंट जो कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली गवर्नमेंट को क्या करती है, पे करती है। यानी वो अमाउंट ऑफ मनी जो कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली गवर्नमेंट को अगर पे कर देता है तो उस पैसे को कहा जाता है डायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में मेरे पास में कुछ पर्टिकुलर टैक्सेस हैं। फॉर एन एग्जांपल, इनकम टैक्स। कोई भी बंदा कितना पैसा कमा रहा है एज इंडिविजुअल, यानी इनकम टैक्स कैसे लगता है, कोई भी पर्सन कितना इंडिविजुअली पैसा कमा रहा है उस केस में कौन सा टैक्स लगता है, डायरेक्टली इनकम टैक्स। सिमिलरली किसी पर्सन के पास कितनी वेल्थ है उसके ऊपर भी टैक्स लगता है जिसे कहा जाता है वेल्थ टैक्स। सिमिलरली कॉर्पोरेट टैक्स एंड कैपिटल गेन टैक्स। ये कुछ वो टैक्सेस हैं जो गवर्नमेंट डायरेक्टली हमसे क्या करती है, कलेक्ट करती है। इसके अलावा गवर्नमेंट हमसे इनडायरेक्टली भी टैक्सेस कलेक्ट करती है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि एक मेजर चंक ऑफ मनी तो यहां से आ गया, पर उसके अलावा हमारे पास में जो एक्सपेंडिचर का अमाउंट है वो बहुत ज्यादा है, तो उन्हें हर सिटीजन से पैसा लेना होगा। बट वो डायरेक्टली तो सबसे पैसे नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि उन्हें या मैं बोलूं जो भी सिटीजन हैं उनके पास में खुद के भी पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, तो गवर्नमेंट उन पर ना लोड पड़े इसलिए गवर्नमेंट उनसे डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट नहीं करती है। बट एज अ फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस भी कलेक्ट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि उन लोगों पर लोड ना पड़े। अब बात की जाती है सर इनडायरेक्ट टैक्सेस में कौन से टैक्सेस आते हैं? तो बेसिकली टैक्सेस जो इंपोज किए जाते हैं गवर्नमेंट पे, किसके लिए, किसके रेफरेंस में? बोला जो भी हम गुड्स या सर्विस कलेक्ट करते हैं ना, किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट की कोई भी फैसिलिटी हम क्या करते हैं, प्री ओन करते हैं, तो उसके रेफरेंस के अंदर गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स कलेक्ट
करती है। यानी कि वो टैक्सेस जो गवर्नमेंट टिपिकली क्या करती है, किसी एक इंटरमीडिएटरी फॉर्म के अंदर हमसे क्या करती है, डायरेक्टली कलेक्ट ना करके इनडायरेक्टली कलेक्ट कर लेती है, उसे कहा जाता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। यस या नो? और इनडायरेक्ट टैक्सेस की रेफरेंस में मेरे पास में कितने कैटेगरी ऑफ टैक्सेस है? फॉर एन एग्जांपल सेल्स टैक्स, वैट यानी जिसे कहा जाता है वैल्यू एडेड टैक्स, ये भी एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है। सिमिलरली एक्साइज ड्यूटी, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स एंड मेनी मोर। यानी कि हम कभी भी कोई भी गुड या सर्विस खरीदते हैं, अब मैं बोल रहा हूं हम कोई भी सामान या कोई भी सर्विस खरीदते हैं तो उसके रेफरेंस में भी हम टैक्स पे करते हैं। चाहे हम 5 रुपए का बिस्किट लें, चाहे 50,000 का गोल्ड का कोई प्रोडक्ट लें, आप कोई भी सामान खरीदते हो तो उसके ऊपर आप कुछ टैक्स पे करते हो, और वो जो टैक्स आप पे करते हो वो एक इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ टैक्स होता है। अब बात करते हैं, सिंस हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले थे जीएसटी, तो बोला सर अभी तो आपने टैक्स बताया जिसमें आपने डायरेक्ट टैक्स बताया, इनडायरेक्ट टैक्स बताया, जीएसटी पे तो आओ। तो बेसिकली जीएसटी मेरे पास में एक टाइप या मैं बोल सकता हूं एक कैटेगरी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी क्या है मेरे पास में? एक टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है मेरे पास में? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसे जीएसटी कहा जाता है। जब हम क्या करते हैं, बेसिकली कोई भी सामान खरीदते हैं या किसी भी तरह की सर्विस हम क्या करते हैं, खुद के रेफरेंस में खरीदते हैं, तब हम कोई टैक्स पे करते हैं। अब देखा जाए, बोला सर ये तो इनडायरेक्ट टैक्स की बात हुई, तो बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या किया, सिंस हमारे पास में इनडायरेक्ट टैक्स बहुत सारे थे, लाइक सेल्स टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स एंड फलाना ढिंकाना, हमारे पास में बहुत रेफरेंस में टैक्सेस थे, तो उन सारे टैक्सेस को गवर्नमेंट ने क्या किया, सम अप किया और एक सिंगल टैक्स सिस्टम क्या करा, हमारे सामने लाई। क्या? जिसे कहा गया है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यानी कि मैंने जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स थे उनके रेफरेंस में हमने कुछ मेजर टैक्सेस को क्या करा, आपस में एक सम अप करके एक सिंगल टैक्स सिस्टम लाते हैं, जिसे कहा जाता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब जीएसटी के अंदर क्या क्या हुआ कि हमारे पास में अलग अलग, मेरे पास में क्या थे, प्रोडक्ट थे, तो उनके रेफरेंस में अलग अलग टैक्सेस लग रहे थे। तो हमने क्या किया, हमने एक नया टैक्स सिस्टम लाए जिसके अंदर हमने कहा कि जो भी टैक्स लगेगा किसी प्रोडक्ट पे वो एक सिंगल टैक्स लगेगा जिसे कहा जाएगा जीएसटी। यस या नो? अब अगर देखा जाए तो जीएसटी की वजह से क्या होता है, इंडिया एक मेरे पास में यूनिफाइड मार्केट क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाता है। और इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी की वजह से मेरे पास में एक लार्ज नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या हो जाते हैं, एक मर्ज हो जाते हैं सिंगल टैक्स सिस्टम में। यस या नो? ये बात समझ में आई? ठीक है। अब अगर देखा जाए तो जीएसटी की वजह से मुझे कुछ बेनिफिट भी तो हुए हैं। क्या? अगर देखें तो देखो, जीएसटी क्या है मेरे पास में, एक वैल्यू एडिड टैक्स है। क्या है मेरे पास में? जीएसटी मेरे पास में क्या है, एक वैल्यू एडेड टैक्स है। यानी हम कभी भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, फॉर एन एग्जांपल मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा जिसकी कीमत 100 रुपए थी। कितनी कीमत थी? 100 रुपए। बट अगर मुझे ये प्रोडक्ट 100 रुपए का खरीदना है तो मैं जिस भी सप्लायर से ये प्रोडक्ट खरीदता हूं उसे मैं 100 रुपए नहीं दूंगा, मैं उसे 100 रुपए प्लस कुछ अमाउंट और दूंगा, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट में क्या करूंगा, उसे पे करूंगा। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने कहा उसे मैं 20 रुपीज और दूंगा। अब ये 20 रुपीज क्या है, यानी अगर देखा जाए 100 रुपए तो प्रोडक्ट की प्राइस थी और उसके अलावा मैंने उसे 20 रुपए और दिया, जो कि हमारे पास में अमाउंट बैठ जाता है 120 रुपीज। अब अगर देखा जाए सर प्रोडक्ट की प्राइस तो 100 रुपीज थी बट आपने 120 क्यों पे किए, आपने किसी तरह का कोई माफिया टैक्स पे किया? नहीं। गवर्नमेंट बेसिकली हमारे पास क्या करती है, ये जितने भी टैक्सेस समझिए, जी मैं कहूँ जीएसटी में जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं वो एक वैल्यू एडेड टैक्स होते हैं। यानी जो भी आपके प्रोडक्ट की वैल्यू होती है उसके ऊपर टैक्स लगता है और उसके बाद में आपको आपकी फाइनल प्राइस मिलती है। यानी अगर कोई 100 रुपए का प्रोडक्ट है और मैंने जो 20 रुपए ये एक्स्ट्रा दिए ना, ये मेरे पास में जीएसटी अमाउंट है। यस या नो? और आखिरी में मैंने ये प्रोडक्ट खरीदा कितने का, प्लस सर 120 रुपीज का, तो ये तो आपके पास में अमाउंट हुआ, ये आपके पास में प्रोडक्ट की प्राइस हुई और इस प्राइस के ऊपर हमने क्या लगाया, टैक्स लगाया। यानी हमारे पास में जो जीएसटी होता है वो एक वैल्यू एडेड टैक्स होता है। यानी वो जो भी प्रोडक्ट होता है उसके अंदर क्या करता है, वैल्यू को और इंक्रीज करता है। यस या नो? अब अगर देखा जाए तो देखो, बात करते हैं जीएसटी की, तो जीएसटी को हम पे किसको करते हैं, तो देखो समझो स्ट्रक्चर। कोई भी हमारे पास में क्या है, मान लेते हैं एक है सप्लायर,
कोई भी गुड्स एंड सर्विस के रेफरेंस में अगर हम स्ट्रक्चर समझें तो देखो, एक होगा जो हमारे पास में गुड या सर्विस क्या करेगा, सप्लाई करेगा या जो हमें बेचेगा। दूसरा हमारे पास में होगा रिसीवर। अब रिसीवर कुछ भी हो सकता है, हम क्या कह सकते हैं, एक तो हमारे पास में सेलर है, दूसरा हमारे पास में बायर है। तो देखो सप्लायर और रिसीवर के रेफरेंस के अंदर ही जीएसटी लगता है। कैसे? तो देखो सप्लायर हमें कोई प्रोडक्ट देगा, इस प्रोडक्ट की जो भी प्राइस होगी उस पर जीएसटी लगेगा, और उसके बाद हमें एक फाइनल प्राइस मिलेगी जो हम क्या करेंगे, सप्लायर को पे करेंगे। यस या नो? अब इस रेफरेंस में देखा जाए तो ये 120 रुपीज हमने किसको दिए, सप्लायर को दिए। किसको दिए, हमने ये 120 रुपीज सप्लायर को दिए। अब बात आएगी सर, पर हमें जो ये देखो इसमें जो आपने ट्रांजेक्शन किया, यहाँ पे 100 रुपीज जो थे वो तो आपके पास में आपकी प्रोडक्ट की प्राइस थी, और जो आपने 20 रुपए एक्स्ट्रा दिए ये आपके पास में टैक्स था, या मैं कहूं ये तो जीएसटी का अमाउंट था। और ये आपने टोटल पे कितना किया सप्लायर को, बोला सर ये आपने टोटल अमाउंट पे किया, तो आपने 120 रुपीज पे किए। बट अगर देखा जाए इसका मतलब आपने जो टैक्स दिया है वो तो आपको गवर्नमेंट को देना था, बट आपने ये पैसा किसको दे दिया, सप्लायर को दे दिया। किसको दे दिया, सप्लायर को दे दिया। तो बेसिकली एक बात समझिए, हमारे जीएसटी सिस्टम के अंदर गवर्नमेंट का रूल है कि जो जीएसटी अमाउंट होता है वो हमारे रेफरेंस में, गवर्नमेंट ऐसे नहीं बोलती कि डायरेक्टली मुझे आके दो, ये जो टैक्स सिस्टम होता है, या मैं बोलूं ये जो मेरे पास में टैक्स का अमाउंट है, क्या ये जो मेरे पास में 20 रुपए है ना, ये 20 रुपए कौन कलेक्ट करता है, बोला सर ये जो आपके पास में 20 रुपए है ये हमारे पास में एक इंटरमीडिएटरी, कौन, इंटरमीडिएटरी बिटवीन गवर्नमेंट एंड कंज्यूमर के इन बिटवीन एक इंटरमीडिएटरी, यानी जो सप्लायर है वो एज अ इंटरमीडिएटरी की तरह एक्ट करता है, वो हमसे टैक्स कलेक्ट करता है और उसके बाद में वो पैसा एक साथ जीएसटी के रेफरेंस में गवर्नमेंट को पे कर देता है। यानी कि जो जीएसटी का अमाउंट होता है वो सबसे पहले सप्लायर कलेक्ट करता है फ्रॉम कंज्यूमर, यानी बायर जो भी टैक्स अमाउंट पे करता है वो कौन कलेक्ट करता है, वो गवर्नमेंट के लिए वो टैक्स अमाउंट सप्लायर कलेक्ट करता है। और बाद में गवर्नमेंट मंथ एंड के होने के बाद वो जितना भी टैक्स है, जितना भी उसने टैक्स, जितने भी प्रोडक्ट बेचने के बाद जितना भी टैक्स उसने गेन किया है वो सारा का सारा टैक्स गवर्नमेंट को पे कर देता है। ऐसे या नो? यानी देखा जाए तो मेरे पास में जो पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन है जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है, यानी ऐसा नहीं कि हर कोई सेलर क्या कर सकता है, यानी हर कोई सप्लायर टैक्स कलेक्ट कर सकता है गवर्नमेंट के लिए, नहीं। जो ऐसे बिजनेसेस हैं या ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कोई ऐसी शॉप जो जीएसटी के अंदर क्या हो, रजिस्टर्ड हो, तो अगर वो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है तभी वो टैक्स कलेक्ट कर सकती है। यानी कि वो हमसे टैक्स का पैसा, मैं बोलूँ आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हो, आपने कोई भी प्रोडक्ट खरीदा है उसके पास में, अगर वो आपको बोले कि भैया इस पे टैक्स तो आपको इस पे जीएसटी पे करना पड़ेगा, तो आप उसे जीएसटी अमाउंट तभी दोगे जब वो जीएसटी रजिस्टर्ड एक क्या हो मेरे पास में, सप्लायर हो। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का नियम है कि कोई भी पर्सन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन टैक्स तभी कलेक्ट कर सकती है, यानी जीएसटी अमाउंट तभी चार्ज कर सकती है जब वो जीएसटी रजिस्टर्ड हो। यस या नो? यानी देखा जाए अगर हम कोई भी गुड या सर्विस खरीदते हैं तो उसके रेफरेंस में जो मेरे पास में सप्लायर होता है, यानी जिसे हम पैसा पे करते हैं, वो गवर्नमेंट के रेफरेंस में हमसे क्या करता है, टैक्स कलेक्ट करता है। ठीक है? साथ के साथ अगर देखा जाए तो जो मेरे पास में जीएसटी है ना, ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स सिस्टम है। सर डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स सिस्टम मतलब क्या है, तो जरा समझो। मान लेते हैं कोई प्रोडक्ट है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कोई चॉकलेट है, मानते हैं चॉकलेट प्रोड्यूस हुई केरला में, ठीक है, चॉकलेट कहां प्रोड्यूस हुई, केरला में, फिर इसे सप्लाई किया गया, बोला कहां सप्लाई किया, बोला सर इसे दिल्ली सप्लाई किया गया, ठीक है, और जब इसे दिल्ली सप्लाई किया किसी एक होलसेलर को, ठीक है, और इस होलसेलर से ये प्रोडक्ट जाता है मेरे पास में, मान लेते हैं राजस्थान, और राजस्थान में ये मेरे पास में किसी रिटेलर के पास जाता है, किसी रिटेलर के पास, और ये रिटेलर क्या करता है, किसी एक कंज्यूमर, या मैं बोल रहा हूं किसी एक इंसान को ये चॉकलेट बेच देता है।
ठीक है, ये क्या कर देता है, इस रिटेलर क्या करता है, किसी कंज्यूमर को ये सामान बेच देता है। तो यहाँ पे प्रोडक्शन कहाँ हुई, बोला सर प्रोडक्शन कैलरा में हुई, फिर होलसेलर दिल्ली के पास गया, फिर वहां से एक रिटेलर राजस्थान में आया, उसके बाद एक कंज्यूमर ने क्या करा, इसे खरीदा है। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, यहाँ पे आप बता सकते हो मेजर जो टैक्स बेनिफिट है वो किसने कलेक्ट किया होगा। तो यहाँ पे जो टैक्स कलेक्ट किया गया होगा, जो फाइनल सेल डेस्टिनेशन है, यानी जहां पे मेरे पास में सेल हुई है, यानी कि जहां पे मेरे पास में प्रोडक्ट की क्या हुई है, यहाँ पे कोई भी गुड या सर्विस का जो एक्चुअल ट्रांजेक्शन हुआ है वो ये हुआ है। तो यहाँ पे जो भी मेरे पास में स्टेट होगा, यानी जो भी मेरे पास में स्टेट होगा वो टैक्स बेनिफिट लेगा। यानी बोला सर टैक्स बेनिफिट स्टेट लेगा मतलब, तो देखो मैन्युफैक्चर केरला में हुई, ठीक है, ट्रांसपोर्ट दिल्ली में हुई, और आखिरी में रिटेलर राजस्थान का था। तो देखो गवर्नमेंट भी तो टैक्स कलेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे जो टैक्स बेनिफिट होगा जो स्टेट को मिलना चाहिए था, वो कौन सी स्टेट को मिलेगा, केरला को, होलसेलर को, या राजस्थान को। तो हम कहेंगे सर राजस्थान को मिलेगा। क्यों? क्योंकि राजस्थान के अंदर मेरे पास में प्रोडक्ट की कंजप्शन हुई है, तो जहां पे प्रोडक्ट कंज्यूम किया जाएगा उसी स्टेट को, या मैं बोलूं उसी जगह पे टैक्स बेनिफिट कलेक्ट होगा। ये बात समझ में आई? ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखो हमने कुछ मेजर पॉइंट्स को डिस्कस किया। अब बात करते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, हमारे पास में किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो जीएसटी क्या करती है, दो रेफरेंस में, क्या या मैं बोलूं दो तरीके से क्या करती है, जीएसटी को अपने थ्रू क्या करती है, डील करती है। यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन दो तरीके से, या मैं बोलूं दो कैटेगरीज में क्या करती है, जीएसटी को केटर करती है। कैसे? सबसे पहले बात कर लेते हैं, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई भी प्रोडक्ट खरीदती है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें, मान लेते हैं कोई एक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, कोई एक मैन्युफैक्चरर है जो मान लेते हैं हमारे पास में चॉकलेट बनाता है, ठीक है, मैन्युफैक्चरर ने चॉकलेट बनाई, फिर मैन्युफैक्चरर ये चॉकलेट सप्लाई कर देता है, या मैं बोलूं मैन्युफैक्चरर से कोई एक होलसेलर चॉकलेट को क्या करता है, खरीदता है, ठीक है, मैन्युफैक्चरर से क्या करता है, एक होलसेलर चॉकलेट को खरीदता है। उसके बाद होलसेलर से कोई एक और बंदा, मैं कहूं या मैं कहूं एक रिटेलर, होलसेलर से कोई रिटेलर क्या करता है, चॉकलेट को खरीदता है, और इस रिटेलर से कोई कंज्यूमर या कोई मेरे पास में कस्टमर क्या करता है, इस चॉकलेट को खरीद लेता है। अब एक बात समझिए, हमें पता है जीएसटी कब लगता है, जब भी कोई भी प्रोडक्ट सेल या परचेस होता है। अब अगर देखा जाए, मान लेते हैं कि मेरे पास में जो चॉकलेट है, चॉकलेट बनती है 100 रुपए में, कितने रुपए में बनी, बोला सर ये चॉकलेट मेरे पास में सब कुछ, मैं प्रॉफिट इंक्लूड करके जितना भी मेरे पास में लेबर है, एज ए मैन्युफैक्चरर मैं हूं, और मैंने जो चॉकलेट ही है बनाई है, मान लो मैंने 80 या 70 में कुछ बनाई है, तो मैं चाहूंगा इस पर प्रॉफिट बने, तो मैं बोलूंगा कि मुझसे अगर किसी चॉकलेट खरीदनी है तो इस चॉकलेट की प्राइस है 100 रुपए। कितनी प्राइस है? 100 रुपए। यानी मैन्युफैक्चरर ये मेरे पास में जो प्रोडक्ट है इसे बेच कितने में रहा है, बोला सर 100 रुपए में। मैन्युफैक्चरर चॉकलेट को कितने रुपए में बेच रहा है? 100 रुपए में। तो होलसेलर कितने रुपए में खरीद रहा होगा, बोला सर 100 रुपए में तो खरीद रहा है, बट इसे कुछ टैक्स पे करना पड़ेगा। यस या नो? यानी कि होलसेलर है, जब भी ये कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है, देखो होलसेलर क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चरर से कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है ना, यानी परचेज हो रही है। यस या नो? तो अगर हमारे पास में कोई भी प्रोडक्ट की सेल होती है तो जीएसटी लगेगा, यानी कि होलसेलर को जीएसटी देना पड़ेगा। अब देखो 100 रुपए तो मेरे पास में प्रोडक्ट की प्राइस होगी ना, तो वो कुछ एक्स्ट्रा रुपीस, मान लेते हैं 20 रुपीज मेरे पास में एज अ टैक्स देता है। क्या करता है? एज अ टैक्स देता है। तो होलसेलर इस पूरे मेरे पास वो चॉकलेट को कितने रुपए में खरीदता है, बोला सर होलसेलर 120 रुपीज में क्या करता है, चॉकलेट को बाय करता है। यस या नो? जहां पे 100 रुपीज तो क्या थी, प्रोडक्ट की प्राइस थी, और जो 20 रुपीज था वो मेरे पास में क्या था, टैक्स था। ठीक है, अब होलसेलर को चॉकलेट पड़ी कितने की, 120 रुपीज की। अब इसे आगे ये रिटेलर को बेच रहा है तो कितने रुपए में बेचेगा, बोले सर 120 में तो नहीं बेचेगा, क्योंकि होलसेलर भी तो प्रॉफिट कमाना चाहेगा ना, तो ये 120 से ज्यादा का बेचेगा। तो मान लेते हैं जो होलसेलर है बोल रहा है कि भैया मैं चॉकलेट बेचूंगा 200 रुपए की। कितने रुपए की चॉकलेट बेचूंगा? 200 रुपए की। देखो 120 में तो उसने खरीदी, 120 में कैसे खरीदी, 100 रुपये तो प्रोडक्ट की प्राइस पे करी, और 20 रुपीज ने एज अ टैक्स पे किया।
ठीक है। अब अगर देखा जाए होलसेलर बोल रहा है कि मैं 200 की चॉकलेट बेचूंगा आगे, तो रिटेलर कितने में खरीदेगा? बोला सर रिटेलर खरीदेगा तो 200 रुपए में। क्या 200 रुपए में खरीदेगा? बोला नहीं सर, रिटेलर 200 रुपए में तो खरीद नहीं सकता। क्यों? क्योंकि देखो जैसे ही ये 200 रुपए में इस प्रोडक्ट को खरीदने जाएगा तो यहाँ पे तो क्या हो रही है, एक परचेज हो रही है। अब देखो होलसेलर तो एक बहुत बड़ा मेरे पास में क्या है, एक बहुत बड़ा इंडिविजुअल है ना, यस या नो? यानी अगर देखा जाए तो ये मेरे पास में क्या करेगा, जीएसटी कलेक्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि यहाँ पे भी क्या हुई, एक सेल हुई। तो ये 200 तो प्रोडक्ट की प्राइस है, इसके ऊपर एक्स्ट्रा मनी और पे करेगा। मान लेते हैं यहाँ पे करता है 40 रुपीज। ठीक है, यानी देखा जाए 200 तो प्रोडक्ट की प्राइस थी, प्लस रिटेलर को अगर होलसेलर से कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो उसे टैक्स पे करना पड़ेगा। कितना टैक्स पे किया? बोला सर रिटेलर ने टैक्स पे किया 40 रुपीज। कितना टैक्स पे किया? 40 रुपीज। 200 तो प्रोडक्ट की प्राइस थी और 40 रुपीज टैक्स था। तो यानी देखा जाए 200 तो क्या था, प्रोडक्ट की प्राइस, और 40 रुपीज अगर टैक्स था, तो एक्चुअली में रिटेलर ने कितने में खरीदा? बोला सर 240 का तो रिटेलर ने खरीदा है। यानी 240 का तो क्या है, रिटेलर ने खरीदा है। यस या नो? जहां पे 200 तो उसने प्रोडक्ट के पे किए और 40 रुपीज एज अ टैक्स पे किया। क्लियर है? सिमिलरली रिटेलर ने भी यही काम किया। रिटेलर ने मान लो लास्ट में इस चॉकलेट को बेचा 300 रुपए का, और कंज्यूमर को चॉकलेट अगर खरीदनी है तो कंज्यूमर ने पे किए 360 रुपीज। क्यों? प्लस सर 300 की तो चॉकलेट थी, प्लस 60 रुपीज मेरे पास में क्या लग गया, टैक्स लग गया। ऐसे नो? तो लास्ट में चॉकलेट कितने की पड़ी? 360 रुपीज की। क्लियर है क्या? यानी अगर अब देखा जाए ओवरऑल हर स्टेप के अंदर जहां भी सेल होती है, यानी हर स्टेप के अंदर, क्या देखो मेरे पास ये पूरा क्या है, एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया कि कैसे कोई प्रोडक्ट क्या आता है हमारे पास में आता है, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, फिर उसके बाद लास्ट में हमारे पास आता है, और इनके रेफरेंस में कितने ट्रांजेक्शन हुए। तो अगर देखा जाए हर ट्रांजेक्शन के रेफरेंस में अगर मैं कोई भी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन पकड़ूं, एग्जांपल के तौर पे मैं अगर होलसेलर की बात करूं, तो देखो होलसेलर की जब मैंने बात की, होलसेलर ने प्रोडक्ट कितने में खरीदा? बोला सर होलसेलर ने प्रोडक्ट खरीदा तो था 120 रुपीज का। अरे 120 रुपीज कैसे? बोला सर 100 रुपीज तो प्रोडक्ट की प्राइस थी और 20 रुपीज मेरे पास में टैक्स था। यस या नो? और बेचा कितने में? बोला सर इसने बेचा कितने में? बोला सर बेचा इसने 240 रुपीज में। कितने में बेचा? बोला सर 240 रुपीज में बेचा। जहां पे 200 का तो इसने रिटेलर को प्राइस बताई और रिटेलर ने इसको टैक्स पे किया कितना रुपीस? बोला सर 40 रुपीज उन्हें टैक्स पे किया। ये सेलिंग प्राइस थी। यस या नो? अब अगर देखा जाए तो देखो होलसेलर के रेफरेंस में होलसेलर ने टैक्स पे भी किया है और टैक्स कलेक्ट भी किया है। यस या नो? तो जब भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रेफरेंस में अगर देखा जाए तो वो दो कैटेगरी ऑफ जीएसटी क्या करता है, डील करता है खुद के रेफरेंस में। बोला सर कौन से? तो देखो पहला होता है इनपुट टैक्स। क्या होता है? इनपुट टैक्स। तो बेसिकली इनपुट टैक्स वो टैक्स होता है जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई भी प्रोडक्ट खरीदती है, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई भी प्रोडक्ट खरीदती है तो उसकी परचेज पे जो टैक्स वो लगता है उसे कहा जाता है इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स क्या होता है? जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी सेल के रेफरेंस में कोई भी टैक्स कलेक्ट करती है उसे कहा जाता है आउटपुट टैक्स। उसे क्या कहा जाएगा? आउटपुट टैक्स। तो अगर हम हमारे एग्जाम्पल पे चले और बात करें होलसेलर की, तो देखो होलसेलर ने 20 रुपीज तो क्या करे, टैक्स पे किया, और 40 रुपीज क्या करा, टैक्स कलेक्ट किया। यस या नो? 20 रुपीज तो क्या करे, टैक्स को के अंदर पे किया, और 40 रुपीज टैक्स क्या किया, कलेक्ट किया। यानी जब उन्होंने चॉकलेट क्या करी, चॉकलेट के जब सबसे पहले चॉकलेट मैन्युफैक्चरर से खरीदी थी ना, तो उसने 20 रुपीज तो क्या है एज ए टैक्स पे कर दिया और 40 रुपीज टैक्स कलेक्ट किया। तो इस रेफरेंस इस ट्रांजेक्शन के अंदर हमने दो टैक्स रेफरेंस में क्या करा, डील किया। एक टैक्स जो हमने पे किया, दूसरा टैक्स हमने जो कलेक्ट किया। तो जो हमने पे किया वो हमारे पास में होगा इनपुट टैक्स, और जो टैक्स हमने क्या करा, कलेक्ट किया, वो हमारे पास में होगा आउटपुट टैक्स। तो हमारे पास में इनपुट टैक्स क्या है, जब भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी प्रोडक्ट खरीदती है तो उस पे जो वो टैक्स पे करती है वो होता है इनपुट टैक्स। और किसी भी सेल पर, या मैं बोलूं कोई भी प्रोडक्ट उसने आगे फर्दर बेचा है तो उस पे जो वो टैक्स कलेक्ट करती है उसे कहा जाता है मेरे पास में आउटपुट टैक्स। क्या ये बात समझ में आई?
ठीक है, तो हमने दो कैटेगरीज ऑफ टैक्सेस की बात कर ली, इनपुट टैक्स की और आउटपुट टैक्स की। अब आगे चले तो देखो, अब बात कर लेते हैं हमारे इंडिया में क्या होता है। ऐसा नहीं है कि हर प्रोडक्ट के ऊपर मेरे पास में फिक्स जीएसटी लगता है, नहीं। इंडिया में क्या होता है, एसेंशियलिटी या मैं बोलूँ नेसेसिटी के रेफरेंस में टैक्स कलेक्ट किया जाता है। ऐसे आइटम्स या ऐसे प्रोडक्ट्स जो हमारे जीने के लिए क्या है, एसेंशियल हैं, उन पे टैक्स मिनिमल लगता है। और ऐसे आइटम जो क्या है, थोड़े लग्जरी कंसिडर किए जाते हैं, यानी उनकी हमारी रिक्वायरमेंट तो नहीं है, बस वो हमारे लिविंग और स्टैंडर्ड को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट्स जो हमारे जीने के लिए, मैं बोलूँ हमें अगर हमारी जिंदगी नॉर्मली अगर जीनी है, यानी वो एसेंशियल है, यानी उनके बगैर हम जी ही नहीं सकते, तो उन पे टैक्स मिनिमल लगता है। और ऐसे प्रोडक्ट जिनके हमारे रेफरेंस में बस केवल लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड या हमारी लाइफस्टाइल के अंदर चेंज आ रहा हो, या ऐसे बोलूँ जो हमारे लिए एज अ लग्जरी कंसिडर किए जाते हो, उन पे टैक्स थोड़ा ज्यादा लगता है। अब करेंटली इंडिया में जो जीएसटी कलेक्ट किया जाता है, वो हमारे पास में 5 स्लैब में कलेक्ट किया जाता है। कितने स्लैब में? 5 में। पहला स्लैब है हमारे पास में 0%, देन है 5%, देन है 12, 18 एंड 28%। यानी कि मिनिमल जो टैक्स हमसे कलेक्ट किया जाता है वो है 0%, और मैक्सिमम जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है वो है 28%। बोला सर 0%, 28% टैक्स? हाँ, तो देखो हर प्रोडक्ट पे, जैसे हर प्रोडक्ट पे मेरे पास में क्या होगा, एक अलग टैक्स स्लैब होगा। यानी कि मैं बात कर रहा हूं, अगर कोई भी आप प्रोडक्ट की बात कर लो, आप किसी भी कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट की बात कर लो, फॉर एन एग्जांपल मैं बात बोलता हूँ आपके पास में दाल की। दाल पे टैक्स, बोला सर दाल पे कोई टैक्स जीएसटी नहीं लगता, वो 0% होता है, ऐसे नो। वहीं हमारे पास में कोई सॉल्टेड पॉपकॉर्न होता है, तो उस पे टैक्स हमारे पास में लगेगा, मान लेते हैं 12%। ठीक है, क्या सॉल्टेड पॉपकॉर्न पे टैक्स कितना लग रहा है? 12%। बट वहीं पे अगर तुम कैरामल पॉपकॉर्न ले लेते हो, क्या ले लेते हो? कैरामल पॉपकॉर्न ले लोगे, तो देखो अब जैसे जैसे तुमने क्या करा, प्रोडक्ट चेंज हुआ, तो उस पे जो टैक्स सिस्टम लगेगा वो भी क्या लगेगा हमारे पास में, अलग लगेगा। यानी देखो दाल पे तो 1% भी टैक्स नहीं लगा, पॉपकॉर्न पे 12% टैक्स लगा, पर जब मैंने कैरामल पॉपकॉर्न लिया तो इस पे टैक्स अब अलग लगेगा। इसे कहा जाएगा, या मैं बोलूँ इस पे जो टैक्स लग रहा है वो मेरे पास में 18% है। यानी देखा जाए अलग अलग प्रोडक्ट पे हम अलग अलग कैटेगरी ऑफ टैक्स लगाते हैं। और जो टैक्स लगेंगे भी वो कितने लगेंगे? बोला सर 5 ही स्लैब है, इन पांचों में क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स को इंटरचेंज करते रहते हैं। जो कि हमारे पास में सबसे असेंशियल प्रोडक्ट्स हैं उन्हें रखा जाता है टैक्स फ्री, यानी जीएसटी फ्री, जो कि होते हैं 0%। उसके बाद थोड़े से कम असेंशियल बट फिर भी नेसेसिटी होते हैं, उन्हें कंसिडर किया जाता है 5% में, देन 12, 18 एंड 28%। यस या नो? यानी ये जितने भी मेरे पास में जीएसटी के अंदर कोई भी प्रोडक्ट सेल होता है, वो इन्हीं 5 कैटेगरीज के अंदर उनपे टैक्स इंपोज किया जाता है। क्लियर है? ये बात समझ में आई? ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हमारे पास में टाइप्स ऑफ जीएसटी की। तो देखो बेसिकली जीएसटी हमारे पास में 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है सीजीएसटी, दूसरा है एसजीएसटी, और तीसरा है आईजीएसटी। सीजीएसटी क्या है? मेरे पास में सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी क्या है? स्टेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एंड आईजीएसटी है मेरे पास में इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बोला सर सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी क्या है, इनके रेफरेंस का पॉइंट क्या है, जरा समझो। तो देखो गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर रही है, यस या नो? गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्स कलेक्ट करती है। अब देखो हमारे पास में गवर्नमेंट भी तो दो है। बोला सर दो गवर्नमेंट कौन सी है? बोला सर एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरी इंडिया की क्या करती है, वेलफेयर को, एक तो है सेंट्रल गवर्नमेंट, और दूसरी है हमारे पास में स्टेट गवर्नमेंट। क्या है? एक तो हमारे पास में सेंट्रल गवर्नमेंट है जो पूरे ऑल ओवर इंडिया के रेफरेंस में थ्रू आउट वर्क करती है, दूसरी हमारे पास में इंडिविजुअल स्टेट गवर्नमेंट। तो अब देखो दोनों गवर्नमेंट को खुद की जो भी सरकार है, क्या जितने भी उनका अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करनी है तो उनको एक्सपेंडिचर तो लगेगा, तो दोनों गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। तो यहाँ पे दोनों गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्स कलेक्ट करती है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है वो आते हैं सीजीएसटी के अंदर। किसमें आते हैं? सीजीएसटी में। और जो स्टेट गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है उसे कहा जाता है एसजीएसटी। यस या नो? मतलब सर सीजीएसटी समझ में आया, एसजीएसटी समझ में आया, बट फिर आईजीएसटी क्या हुआ? तो जरा समझना। अब देखो कोई भी प्रोडक्ट जब सेल होता है, किसी भी प्रोडक्ट की जब भी सेल होती है, वो दो तरह से हो सकती है। पहली सेल होती है इंट्रा स्टेट, यानी कोई भी प्रोडक्ट अगर बेचा जाता है
वो क्या हो रहा है मेरे पास में, एक ही स्टेट में क्या हो रहा है प्रोडक्ट, वहां पे सप्लायर भी एक ही स्टेट का है, और जो मेरे पास में बायर है या मैं बोल रहा हूँ जो कंज्यूमर है वो भी सेम स्टेट का है। तो उस केस में जो भी टैक्स हो रहा है या मैं बोलूँ जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है वो अगर सेम स्टेट में किया जाता है तो मेरे पास में दो टैक्सेस लगते हैं। एक टैक्स लगता है मेरे पास में CGST, दूसरा टैक्स मेरे पास में लगता है SGST। क्लियर है? वहीं पे अगर किसी प्रोडक्ट की सेल क्या हो जाए, इंटर स्टेल हो जाए, क्या हो जाए, इंटर स्टेट हो जाए, यानी कि डिफरेंट स्टेट्स के इन बिटवीन क्या हो जाए, ट्रांजैक्शन हो जाए। यानी मेरे पास में जो सप्लायर है वो तो अहमदाबाद का है और जो रिसीवर है वो राजस्थान का है। तो देखो दो क्या हो गए, डिफरेंट स्टेट के इन बिटवीन जब ट्रांजैक्शन होता है या कोई भी सेल या परचेज की जाती है मेरे पास में, तब मेरे पास में इंटर स्टेट टैक्स लगता है। और वो मेरे पास में कैटेगरी में जो टैक्स लगता है उसे कहा जाता है IGST। अब बात की जाए, बोला सर देखो जब आप इंट्रास्टेट टैक्स या मैं बोलूँ इंट्रास्टेट कोई भी सेल करते हो तो टैक्स आप दो लगाते हो, CGST और SGST, यस या नो। बट सर अभी आपने कहा था कि जो भी टैक्स मेरे पास में GST के अंदर लगता है वो केवल 5 ही स्लैब में लगता है। वो 5 स्लैब कौन सी थी? बोला सर आइधर आप 0% लगाओगे, 5% लगाओगे, 12% लगाओगे, 18% लगाओगे, या आप लगाओगे 28%, कैसे नो। तो ये आप 5 कैटेगरीज में ही टैक्स लगा सकते हो। बट जब आप इंट्रास्टेट क्या करते हो, कोई भी सेल या परचेज करते हो तो दो टैक्स लगा रहे हो, CGST और SGST। तो ये 5 स्लैब में से कौन सी स्लैब लगेगा? तो बेसिकली समझो प्रोडक्ट पे जो भी टैक्स सिस्टम या मैं बोलूं प्रोडक्ट के रेफरेंस में या मैं बोलूं जो भी प्रोडक्ट का टैक्स स्लैब है, अगर प्रोडक्ट 5% के टैक्स स्लैब में आता है या 12% के टैक्स स्लैब में आता है या 18% के टैक्स स्लैब में आता है या 28% के टैक्स स्लैब में आता है, तो जो भी प्रोडक्ट का क्या है मेरे पास में टैक्स स्लैब है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा 12% क्या है प्रोडक्ट का टैक्स स्लैब है। अब जो भी सेल या मेरे पास परचेज हो रही है वो इंट्रास्टेट हो रही है तो दो टैक्स लगेंगे, एक CGST और SGST। तो ये जो भी टैक्स अमाउंट है ना वो इक्वली स्प्लिट हो जाता है। बोला सर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में क्या चल रहा है? बोला आधा तू रख आधा मैं रखती हूँ। तो इस तरह से क्या होता है, ये जो मेरे पास में GST अमाउंट है ना उस प्रोडक्ट पे, या मैं बोलूँ जो भी टैक्स अमाउंट मेरे पास में आया है वो हाफ क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। यानी CGST क्या होगा? बोला सर 6% और SGST भी कितना होगा? 6%। यानी अगर देखा जाए मेरे पास में ये जो CGST और SGST है ये अमाउंट कैसा रहता है? बोला सर ये तो इक्वल ही रहता है। यानी किसी भी प्रोडक्ट का अगर इंट्रास्टेट क्या होता है मेरे पास में कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो उस केस के अंदर CGST और SGST जो ट्रांजैक्शन मेरे पास में होता है ये जो टैक्स लगता है वो इक्वल लगता है। और ये कितना लगेगा? बोला सर जो भी आपके पास में प्रोडक्ट है ना, आपके पास में जो भी प्रोडक्ट है और उसकी जो टैक्स स्लैब है उसका हाफ। यानी अगर देखा जाए प्रोडक्ट किस कौन से टैक्स स्लैब में आता है 12% में, तो अगर देखा जाए तो उसका CGST कितना लगेगा? बोला 6%। यानी अगर बात की जाए, मान लेते हैं मेरे पास में कैरामल पॉपकॉर्न है, क्या है? कैरामल पॉपकॉर्न है, और ये इंटर स्टेट मैं बोलूँ या मैं बोल रहा हूँ इंट्रा स्टेट ले लेते हैं, ठीक है। मेरे पास में क्या है? कैरामल पॉप, मेरे पास यहाँ कैरामल पॉपकॉर्न है। तो अब देखा जाए मैंने सेल किसकी करी? कैरामल पॉपकॉर्न की। और कैरामल पॉपकॉर्न कौन सा टैक्स स्लैब में आता है? बोला सर 18% में। तो अगर जब मेरे पास में कैरामल पॉपकॉर्न की सेल की जाएगी तो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ टैक्स लेगी जिसे CGST कहा जाएगा, और स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ टैक्स लेगी जिसे SGST कहा जाएगा। तो देखा जाए, बोला सर इसका टैक्स स्लैब तो 18% है, तो स्टेट गवर्नमेंट कितना लेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट कितना लेगी? तो स्टेट गवर्नमेंट लेगी इस टैक्स स्लैब का आधा, यानी 9% तो स्टेट गवर्नमेंट और 9% सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी दोनों में ये क्या हो जाएगा? हाफ स्प्लिट हो जाएगा। वेयर आज अगर ये सेल मेरे पास में इंटर स्टेट हो जाती है, क्या हो जाती है? इंटर स्टेट हो जाती है, तो पूरा का पूरा 18% IGST कंसीडर होगा। समझ में आई बात? यानी कि ये जो मेरे पास में टैक्स स्लैब हो रहा है, अगर ये मेरे पास में क्या है? बोला सर अगर ये गुड एंड सर्विस मेरे पास में क्या है? इंट्रा स्टेट है, तो मेरे पास में टैक्स बटेगा दो इक्वल पोर्शन में, एक होगा CGST एक होगा SGST। बट अगर इंटर स्टेट है तो उसे कहा जाएगा IGST। क्या ये बात समझ में आई? क्या तीनों टाइप्स ऑफ GST समझ में आई? ठीक है। अब बात की जाए तो देखो, अब बात करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट की। अब ये क्या होता है? तो देखो अभी हमने देखा था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो दो तरह के टैक्स से डील करती है। पहला जो इनपुट टैक्स, जो उसने क्या करा, पे किया कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के टाइम।
दूसरा, अब जो उसने प्रोडक्ट खरीदा था उसे बेचा, तो जब उसने बेचा तो उसने कुछ टैक्स कलेक्ट भी किया होगा, यानी इनपुट और आउटपुट टैक्स है, यस या नो। अब अगर देखा जाए तो बोला सर यहाँ पे तो मेरे पास में जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए तो ये बहुत गलत बात हुई। बोला कैसे? बोला सर वो जब सामान खरीदता है तब भी टैक्स पे कर रहा है, और सेम सामान अगर वो आगे बेचता है तब भी वो टैक्स कलेक्ट करता है और वो गवर्नमेंट को ही देता है, तो उसके पास तो डबल पैसा लग रहा है, यस या नो। यानी देखा जाए तो उस पर डबल बार टैक्स इंपोज हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। तो बेसिकली कोई भी मेरे पास में अगर ऑर्गेनाइजेशन होती है तो वो कितना टैक्स पे करेगी, तो वो बेसिकली जो हमारे पास में इनपुट टैक्स होता है ना, यानी जितना उसने प्रोडक्ट सेल के टाइम क्या करा, टैक्स भरा, और आउटपुट टैक्स यानी जितना उसने प्रोडक्ट बेचने पर टैक्स कलेक्ट किया, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है, जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस ही मेरे पास में वो ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट को पे करती है। क्लियर है? यानी कि इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स का जो डिफरेंस होता है वो पैसा ही क्या, इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स के इन बिटवीन का जो पैसा होता है वो पैसा ही किसी ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट को पे करना होता है। यस या नो? अब ऐसा क्यों है तो देखो, और ये जो मेरे पास में समझो, इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स के इन बिटवीन का जो डिफरेंस है वो गवर्नमेंट को हमें पे करना है। अब देखो, इनपुट टैक्स क्या है, जब मैंने कोई भी प्रोडक्ट खरीदा, कोई भी प्रोडक्ट खरीदा उस पर मैंने क्या करा, गवर्नमेंट को पैसा दिया, एज ए जीएसटी पे किया, और जब मैंने वो प्रोडक्ट बेच दिया, जब मैंने वो प्रोडक्ट बेच दिया तो मैंने टैक्स कलेक्ट किया, यस या नो, तो वो आउटपुट टैक्स है। इन दोनों के इन बिटवीन का जो डिफरेंस होगा वो मुझे जीएसटी आगे गवर्नमेंट को पे करना होगा। सपोज करो अगर मेरा इनपुट टैक्स ज्यादा हो जाता है, क्या मेरे पास में जो इनपुट टैक्स है वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है, तो अब उस केस में क्या होगा, बोला सर इनपुट टैक्स आपके पास में ज्यादा हो गया, यानी आपने गवर्नमेंट को तो ज्यादा पे कर रखा है, और आपके पास में जो टैक्स आपने कलेक्ट किया है वो आपके पास में कम आया है, तो आप गवर्नमेंट को पैसा नहीं दोगे। कब तक नहीं दोगे? जब तक आपके पास में जो आपने इनपुट टैक्स पे किया है और आउटपुट टैक्स का जो अमाउंट है ना वो क्या हो जाए, आउटपुट टैक्स की वैल्यू इनपुट टैक्स से ज्यादा ना आ जाए, तब तक आप गवर्नमेंट को उसे पे नहीं करोगे। वो आपने क्या करा, एज ए क्रेडिट के तौर पे, या मैं बोल रहा हूँ आपने एज ए एडवांस पेमेंट या एज ए एडवांस टैक्स गवर्नमेंट को पहले ही पे कर रखा है, और उसे ही हम आईटीसी कहते हैं। यस या नो? तो देखो, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई भी गुड्स और सर्विस क्या करती है, बाय करती है, तो उस पर वो टैक्स भरती है। यस या नो? अब ये जो टैक्स उसने उस प्रोडक्ट पे जब खरीदा था, यानी देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस खरीदा तो उस टाइम उसने जो टैक्स पे किया था ना, अब उस टैक्स को ये क्लेम करेंगे। क्या करेंगे? ये क्लेम करेंगे। कब? जब वो उस प्रोडक्ट को सेल करके जो उन्होंने टैक्स कलेक्ट किया था ना, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन है तो जीएसटी तो कलेक्ट करेंगे, किसी को भी अगर आगे फर्दर ये प्रोडक्ट बेचते हैं तो उस रेफरेंस में क्या करेंगे, ये जो उन्होंने टैक्स पहले पे कर दिया था उससे अमाउंट लेस करके, रिड्यूस करके क्या करेंगे, आगे बेचेंगे, या अगर जो मेरे पास में जो डिफरेंस है उसको आगे भेजा जाएगा। यानी अगर देखा जाए तो उनको टोटल कितना जीएसटी पेबल करना होगा, आउटपुट टैक्स में से आईटीसी को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी देखा जाए आउट कितना पेमेंट देना होगा, जब मेरे पास में आउटपुट टैक्स ज्यादा होगा, क्या होगा, आउटपुट टैक्स ज्यादा होगा, और उसमें से अगर मैं इनपुट टैक्स या मैं बोलूँ आईटीसी को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो उसे रेफरेंस में जो डिफरेंस आएगा उसे हम कहा जाएगा जीएसटी पेबल। क्लियर है क्या? यानी अगर देखा जाए तो जरा समझो, मान लेते हैं कोई होलसेलर है, जब उसने कोई प्रोडक्ट खरीदा, प्रोडक्ट की प्राइस 100 रुपीज थी और टैक्स उस पर लगा 30 रुपीज, यानी प्रोडक्ट की उसे प्राइस कितनी पड़ी, बोला सर 130 की उसे प्राइस पड़ती है, जहां पे 100 रुपीज तो प्रोडक्ट की प्राइस थी और 30 रुपीज उसे टैक्स पे करना पड़ा। अब ये जब इसे आगे पे करता है, आगे बेचता है, तो 150 रुपीज का तो ये प्रोडक्ट बेचता है, और इस पे 20 रुपीज टैक्स क्या करता है, गेन करता है। यानी देखा जाए 30 रुपीज तो इसने क्या करा, पे किया ना, तो ये मेरे पास में क्या है, इनपुट टैक्स है, और 20 रुपीज इसने कलेक्ट किए, तो यानी क्या है मेरे पास में, आउटपुट टैक्स है। यस या नो? अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो इनपुट टैक्स है इसकी वैल्यू क्या है, ज्यादा है रेदर देन आउटपुट टैक्स। यस या नो? देखो, प्रोडक्ट जब इसने खरीदा तो इसने पैसे ज्यादा दिए टैक्स में, और जब बेचा तो इसको जो टैक्स अमाउंट मिला या जो इसने कलेक्ट किया वो कम है। यस या नो? यानी देखा जाए मेरे पास में इनपुट टैक्स ज्यादा है आउटपुट टैक्स से, और ये जो अमाउंट इसने पहले एडवांस पे कर दिया है,
ये एडवांस में जो अमाउंट पे कर दिया है यही इसके पास में इनपुट टैक्स क्रेडिट है। यानी इनपुट टैक्स क्या है मेरे पास में, ये क्या है, एडवांस टैक्स है जो गवर्नमेंट को पे किया हुआ है। कि मैं अब इसे आगे प्रोडक्ट करता हूं ना, बेचता हूं, तो मैं जितना भी टैक्स कलेक्ट कर रहा हूं उसमें से ये जो मैंने एडवांस पे किया हुआ है इससे कम दूंगा। मान लेते हैं अगर सेम केस सिनारियो होता, होलसेलर दोबारा है, ठीक है, 100 रुपए का प्रोडक्ट है, 30 रुपए क्या लेता है, टैक्स क्या करता है, पे कर देता है गवर्नमेंट को, 150 का बेचता है जिसके ऊपर ये 50 रुपीज क्या करता है, 50 रुपीज क्या, 50 रुपीज टैक्स कलेक्ट करता है। तो देखो टैक्स पेड, यानी मैं बोलूं इनपुट टैक्स कितना था, बोला सर इनपुट टैक्स तो 30 था, और टैक्स कलेक्टेड, कितना टैक्स कलेक्ट किया इन्होंने, बोला सर टैक्स कलेक्ट किया 50 रुपीज, यानी कि आउटपुट टैक्स मेरे पास में 50 था। अब बताओ ये गवर्नमेंट को कितने रुपए देंगे, बताओ गवर्नमेंट को ये कितना रुपए देंगे, ये जितना भी इन्होंने टैक्स क्लिक किया सारा देंगे, नहीं, ये सारा का सारा पैसा गवर्नमेंट को नहीं देंगे। पहले क्या करेंगे, ये जो इन्होंने एडवांस में, या मैं बोलूं जो इन्होंने इनपुट टैक्स भरा था ना प्रोडक्ट खरीदते टाइम, जो उन्होंने टैक्स भरा था उसे ये क्लेम करेंगे और बोलेंगे, बोला सर मैंने पहले टैक्स दिया था इस पे, आप दोबारा मुझ पे टैक्स लगा रहे हो, ऐसा थोड़ी होगा। तो ये क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस देंगे। यानी देखा जाए ये 30 रुपीज तो क्या है, गवर्नमेंट को इन्होंने एडवांस पे कर दिया, यानी क्रेडिट पे कर दिया, यानी ये मेरे पास में इनपुट टैक्स क्रेडिट है। और ये कितना अमाउंट देंगे फिर, बोला सर अब ये जो अमाउंट मेरे को गवर्नमेंट को पे करने वाले हैं ना, ये आउटपुट टैक्स और ये जो मेरे पास में इनपुट टैक्स क्रेडिट है इसका डिफरेंस पे करेंगे, जो कि होगा मेरे पास में कितना, बोला सर 20 रुपीज। यानी ये पे कितना करेंगे गवर्नमेंट को, 20 रुपीज एज ए जीएसटी पे करेंगे। क्या ये बात समझ में आई, ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगर देखा जाए तो देखो, अब हमारे रेफरेंस में जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं इन कंसेप्ट के रिगार्डिंग, उनके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। सबसे पहली है एमआरपी, दूसरी है सेलिंग प्राइस, तीसरी है कॉस्ट प्राइस, चौथा है डिस्काउंट, पांचवा मेरे पास में सप्लायर है। सप्लायर यानी वो पर्सन, या मैं कहूं वो पर्सन जो हमारे पास में प्रोडक्ट बेचेगा, यानी कि सेलर हो सकता है, कोई भी रिटेलर हो सकता है, ठीक है, यानी वो बंदा या वो पर्सन जो क्या करता है, हमारे पास में प्रोडक्ट हमें सप्लाई कर रहा है, यानी वो इंसान जो प्रोडक्ट बेच रहा होता है। दूसरा हमारे पास में होता है रिसीवर। अब रिसीवर वो पर्सन होगा जो हमारे पास से प्रोडक्ट खरीदता है, यानी कि वो बायर होगा, या हम कह सकते हैं वो क्या है, कंज्यूमर है। यस या नो, यानी देखा जाए सप्लायर वो इंसान है जो क्या करेगा, हमारे पास में प्रोडक्ट को सेल करेगा, यानी वो सेलर होगा। और रिसीवर क्या होगा, जो प्रोडक्ट को क्या करता है, बाय करता है, यानी कि मैं कह सकता हूं जो कंज्यूमर है। ये हमारे पास में कुछ मेजर टर्म्स हमें देखने को मिलने वाली है। क्लियर है। अब सप्लायर कुछ भी हो सकता है, एक होलसेलर हो सकता है, एक मैन्युफैक्चरर हो सकता है, कोई रिटेलर हो सकता है। सिमिलरली रिसीवर भी कुछ हो सकता है, कोई कंज्यूमर हो सकता है, कोई रिटेलर हो सकता है। वो हमें सिनॉप्सिस या क्वेश्चन के रेफरेंस में देखना होगा कि कौन तो हमारे पास में प्रोडक्ट को सप्लाई करता है और कौन सा इंसान रिसीव कर रहा है। क्लियर है। अब उसके रेफरेंस में हमें क्या होगा, अलग अलग टर्म्स देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं एमआरपी। बेसिकली एमआरपी क्या होता है, तो देखो किसी भी प्रोडक्ट पे जो मैक्सिमम प्राइस होती है, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को हाईएस्ट जिस अमाउंट में बेचा जा सकता है वो होती है एमआरपी। यानी कि कोई भी इंसान आपको इस प्राइस से ऊपर उस प्रोडक्ट को नहीं बेच सकता, यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस को हम कहते हैं एमआरपी। और एमआरपी में सारे के सारे टैक्स इंक्लूडेड होते हैं, यानी कि एमआरपी के ऊपर कभी भी किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगता है। ये बात समझ में आई, ठीक है। यानी एमआरपी मेरे पास में क्या होगा, फॉर एन एग्जांपल हम कोई भी चिप्स का पैकेट खरीदते हैं तो उस चिप्स के पैकेट की प्राइस लिखी हुई होती है ना, बोला सर एमआरपी इसकी है 20 रुपए। कितनी है, 20 रुपए। तो क्या आप इस चिप्स के पैकेट के 25 रुपए दोगे, नहीं, बोला सर एमआरपी 20 रुपए, तो मैं तो 20 रुपए ही दूंगा ना। तो वही लॉजिक है कि आप किसी भी प्रोडक्ट की जो मैक्सिमम अमाउंट पे करते हो वो एमआरपी ही पे कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। बट उससे कम की प्राइस तो पे की जा सकती है, उससे कम की प्राइस पे की जा सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे कभी हम किसी मॉल या किसी भी नॉन शॉपकीपर के पास जाते हैं ना, बोला भैया ये 20 रुपए का चिप्स का पैकेट है, चलो कोई बात नहीं, आप मुझे ये ना मैं आपके पास थोड़ा सस्ता कर देता हूँ, थोड़ा डिस्काउंट दे देता हूँ, और आप मुझे ये दे दो 15 रुपए का।
तो हम उनसे कितने में खरीद लाते हैं? बोला सर 15 रुपए का खरीद लाते हैं। यस या नो? यानी अगर देखा जाए तो एक्चुअली हमने बाय कितने में किया? बोला सर 15 रुपए का। एमआरपी कितनी थी? बोला सर 20 रुपए की। यस या नो? तो अब जरा एक एग्जाम्पल से समझना। तो देखो, चिप्स का पैकेट है हवा वाला, ठीक है। इस चिप्स के पैकेट की एमआरपी, यानी कि एमआरपी कितनी है? बोला सर इसकी एमआरपी है मेरे पास में 20 रुपए। समझो मैं वो दुकानदार हूं और मैं इस चिप्स के पैकेट को बेचना चाहता हूं, तो मैं और आपको अच्छी तरह से जानता हूं। बोला भैया एक काम करो, मैं आपको ये पैकेट 15 रुपए का दे देता हूं और आप खरीद लो। यानी कि अगर एज अ मैं सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, यानी मैं सप्लाई कर रहा हूं ना, तो सप्लायर के केस में सप्लायर ने ये प्रोडक्ट आपको कितने रुपए का बेचा? तो बोलोगे सर सप्लायर ने ये प्रोडक्ट हमें कितने रुपए का बेचा? बोला सर सप्लायर ने ये प्रोडक्ट हमें 15 रुपए का बेचा। कितने रुपए का बेचा? 15 रुपए का। ठीक है, अब देखा जाए मैंने आपको 15 रुपए का बेच दिया, तो ये मुझे तो नुकसान हो गया ना। बोला सर देखो 20 रुपए की चीज तो आपने 15 में बेच दी। नहीं बालक, 20 रुपए तो मैक्सिमम प्राइस है जिसे मैं बेच सकता हूं। इससे कम के अमाउंट पर भी मैं बेच सकता हूं, बट इससे ज्यादा नहीं। ये तो मेरी लिमिट प्राइस है। यस या नो? ये तो मेरी क्या है? लिमिट प्राइस है। क्या है मेरे पास में? लिमिट प्राइस है। यानी देखा जाए मैंने बेचा कितने पे? बोला सर बेचा तो आपने 15 रुपए पे। तो यानी कि आपने जो भी प्रोडक्ट इसे खरीदा होगा, तो देखो मैंने इस पे लॉस तो नहीं किया, मैंने सीधा बोल रहा हूँ, मैं इस सौदे पे या इस डील पर घाटे में नहीं हूं। यानी अगर मैंने इस प्रोडक्ट को बेचा है तो मैंने इस चिप्स के पैकेट को कम में खरीदा होगा, तभी तो ज्यादा में बेचा है। यानी कि जिस प्राइस पे कोई भी सप्लायर इसको खरीदता है, यानी सप्लायर को ये कितने का पड़ रहा है? बोला सर मुझे ये प्राइस पड़ रही है 12 रुपए की। कितने की पड़ी? 12 की। मैंने 12 में खरीदी, 15 में बेच दी। तो यानी देखा जाए जितने में सप्लायर को प्रोडक्ट पड़ता है, यानी कि जितने में सप्लायर प्रोडक्ट को खरीदता है उसे कहा जाता है कॉस्ट प्राइस, और जितने में ये कंज्यूमर को बेच देता है, यानी कि फाइनल पेमेंट जो उसने कलेक्ट कर ली है, उसे कहा जाता है सेलिंग प्राइस। क्या कहा जाता है? सेलिंग प्राइस। क्लियर है? अब बात करते हैं मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस की। तो यूजुअली ऐसा जरूरी नहीं है कि मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस डिफरेंट हो या सेम हो। ये अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, ऐसा जरा नेसेसिटी नहीं है। बट ये जो मेरे पास में एमआरपी है ना, ये मेरे पास में मैक्सिमम अमाउंट है। क्या है? मैक्सिमम लिमिट की, इससे ऊपर नहीं जा रहा। कि प्रोडक्ट की प्राइस कितनी लिखी हुई है? 20 रुपए। इससे कम का ही तो बेचा मैंने आपको 15 रुपए का। यानी देखा जाए ये 20 रुपए की चीज को मैंने आपको थोड़ा कम अमाउंट में बेचा। यानी कि मैंने एमआरपी से आपको क्या किया? थोड़ा सा डिस्काउंट ही दिया। क्या दिया मैंने? थोड़ा सा डिस्काउंट दिया। और कितना डिस्काउंट दिया? बोला सर 5 रुपए। यस या नो? यानी देखा जाए एमआरपी में से अगर डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट कर दें, एमआरपी में से अगर डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट कर दें तो मेरे पास में क्या आएगा? बोला सर तब आपके पास में सेलिंग प्राइस आता है। तब आपके पास में क्या आएगा? सेलिंग प्राइस आता है। अब एक चीज समझिए, डिस्काउंट हमेशा किस पे लगेगा? सेलिंग प्राइस पे या मार्क प्राइस पे? बोला सर देखो 20 रुपए की चीज थी, डिस्काउंट तो आपने इस पे दिया है, और डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस है वो सेलिंग प्राइस है। यानी डिस्काउंट हमेशा कहाँ लगेगा? बोला सर डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे लगता है। यानी कि डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे लगेगा। क्लियर है? क्या ये बात समझ में आई? यानी कि अगर देखा जाए तो जो डिस्काउंट है वो कहाँ अटेन होता है? वो एमआरपी पे लगता है। यस या नो? यानी देखा जाए मैक्सिमम रिटेल प्राइस या जो मार्क प्राइस होती है उस पे डिस्काउंट लगता है, और डिस्काउंट लगने के बाद जो प्राइस आती है वो सेलिंग प्राइस होती है। वो क्या होती है? सेलिंग प्राइस होती है। क्या ये बात समझ में आई? क्लियर है? ठीक है, तो देखा जाए अभी तक के पूरे लेक्चर में, अभी तक के इस पूरे लेक्चर के अंदर हमने क्या जाना? हमने जीएसटी के बारे में अच्छी तरह समझा, हमने जीएसटी के टैक्स स्लैब्स के बारे में जाना, हमने जीएसटी के टाइप्स के बारे में भी जाना, और हमने जीएसटी के रेफरेंस में कुछ इंफॉर्मेशन को अच्छी तरह समझा है। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, तो अगर ये सारा का सारा कंसेप्ट समझ में आया है तो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हो जाए तो जरा करते हैं। अब बात करते हैं हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। तो हमारे पास में हमारा पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है क्या? कि एक कंज्यूमर है। क्या है? एक कंज्यूमर है जो एक वॉशिंग मशीन को क्या करता है? परचेज करता है किसी डीलर से। और कैसे परचेज करता है?
20% डिस्काउंट पे, क्या 20% डिस्काउंट पर ये क्या करता है, वॉशिंग मशीन को परचेज करता है। और किसके डिस्काउंट पर? बोला सर मार्क प्राइस जो थी ना वो थी हमारे पास में 25,000 यानी 25,000। क्या है? 25,000 पे क्या करता है मेरे पास में, किसी सेलर से क्या करता है, वॉशिंग मशीन खरीदता है। इसको 25,000 में क्या करा, मार्क प्राइस थी, इस पे 20% का उसने डिस्काउंट लिया और इसने क्या करा, किसी डीलर से ये वॉशिंग मशीन खरीद ली। और उस पे क्या करता है ये, बोला सर उस पे ये मेरे पास में 18% जीएसटी पे करता है। क्या करता है ये, 18% जीएसटी क्या करता है, पे करता है। तो अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, द टैक्स कंज्यूमर हैज टू पे फॉर द वॉशिंग मशीन, यानी मुझे जीएसटी अमाउंट कैलकुलेट करना है कि इसने टोटल कितना टैक्स भरा। साथ के साथ मुझे क्या कैलकुलेट करना है, द टोटल अमाउंट द कंज्यूमर हैज टू पे फॉर दी वॉशिंग मशीन, कि आखिर में इसने आखिर टोटल पैसा दिया कितना उस वॉशिंग मशीन के लिए। अब सिंस देखा जाए इस क्वेश्चन के रेफरेंस में, तो क्वेश्चन में मुझे एमआरपी गिवन है, यानी मुझे मार्क प्राइस गिवन है, कितनी गिवन है, बोला सर 25,000 रुपीज, यस या नो। साथ के साथ मुझे क्या गिवन है, बोला सर मुझे डिस्काउंट भी गिवन है। क्या गिवन है डिस्काउंट, बोला सर डिस्काउंट है 20%। ठीक है, साथ के साथ मुझे क्या गिवन है, टैक्स रेट भी गिवन है। बोला सर टैक्स रेट कितनी है, बोला सर 18%। कितनी है टैक्स रेट, 18% है। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, अब आपको टोटल टैक्स आपने कितना पे किया वो कैलकुलेट करना है, साथ के साथ आपने कितना अमाउंट पे किया उस वॉशिंग मशीन को खरीदने के लिए वो कैलकुलेट करना है, यस या नो। अब अगर देखा जाना है हमें टैक्स भी कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे जरा देखो। अब सिंस देखा जाए मेरे पास में मार्क प्राइस कितनी थी, बोला सर मेरे पास में मार्क प्राइस थी 25,000, यस या नो। मार्क प्राइस कितनी थी 25,000, और डिस्काउंट कितना था, बोला सर डिस्काउंट हमारे पास में था कितना, बोला सर डिस्काउंट आपके पास में था 20%, और टैक्स रेट हमारे पास में थी 18%। ठीक है, अब देखा जाए तो देखो, अब ये मुझे क्या है, मार्क प्राइस गिवन है, ये मुझे डिस्काउंट पता है और मुझे टैक्स रेट पता है। तो एक चीज बताओ, टैक्स कब लगेगा, किसी भी प्रोडक्ट पर टैक्स कब लगता है, तो किसी भी प्रोडक्ट पे टैक्स तब लगेगा जब वो प्रोडक्ट पूरी तरह से सेल हो जाता है, यानी कि जो सेलिंग प्राइस होती है, याद रखिएगा टैक्स हमेशा सेलिंग प्राइस पर लगता है। तो क्या हमें इस क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस पता है, नहीं पता है, तो सबसे पहले हमें सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी होगी। तो कितने में खरीदा होगा, बोला सर जो मार्क प्राइस है ना उसमें से डिस्काउंट को क्या कर दो, सबट्रैक्ट कर लो, उसके बाद सेलिंग प्राइस आ जाएगी। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, डिस्काउंट तो परसेंटेज में गिवन है, अमाउंट में थोड़ी गिवन है। डिस्काउंट तो परसेंटेज में गिवन है, अमाउंट में थोड़ी गिवन है। तो सबसे पहले डिस्काउंट को हम अमाउंट में निकालेंगे। अब डिस्काउंट किस पे लगता है, बोला सर डिस्काउंट तो मार्क प्राइस पे लगता है। तो क्या निकालेंगे, तो सबसे पहले डिस्काउंट अमाउंट निकालें। कितना दिया, बोला सर मार्क प्राइस का 20% निकाल लो, कितना होगा, बोला सर मार्क प्राइस का 20% अमाउंट होगा मेरे पास में, कितना हुआ, बोला सर मार्क प्राइस का मेरे पास में 20% अमाउंट हुआ 5,000। कितना हुआ, 5,000 हुआ। अब देखा जाए मेरे पास में डिस्काउंट कितना हुआ, वैसे डिस्काउंट आपने 5,000 का लिया है, यानी आपने मार्क प्राइस जो भी थी उससे 5,000 रुपीज कम पे किए हैं, कैसे नो, यानी एक्चुअली आपने ये प्रोडक्ट कितने का खरीदा होगा, यानी जो डीलर होगा उसके लिए सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो यानी देखा जाए तो डीलर के लिए सेलिंग प्राइस क्या होगा, बोला सर मार्क प्राइस में से डिस्काउंट अमाउंट को क्या कर दो, सबट्रैक्ट कर दो, जो कि आएगा 25,000 माइनस 5,000, जो कि कितना हो जाएगा, बोला सर 20,000, यस या नो। यानी कि जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, बोला सर जो सेलिंग प्राइस है वो है 20,000 रुपीज। क्लियर है, यानी इतने रुपए में हमें डीलर ने ये प्रोडक्ट बेचा है, यानी वॉशिंग मशीन के लिए डीलर ने हमें ये प्राइस बताई है। ठीक है, कि ये फाइनल पैसा लगेगा भैया, इतने रुपए तो देने ही पड़ेंगे। अब ये तो हमारे पास में सेलिंग प्राइस आई है, बट क्या हमने इस पर टैक्स कैलकुलेट किया है, नहीं। टैक्स कहाँ लगता है, बोला सर जो आपके पास में सेलिंग प्राइस है ना उसके ऊपर लगेगा जीएसटी, उसके बाद में लगता है जीएसटी, उससे पहले नहीं ना। मार्क प्राइस पे नहीं लगता जीएसटी, ना कॉस्ट प्राइस पे लगता है। जीएसटी हमेशा लगता है या कैलकुलेट होता है सेलिंग प्राइस के रेफरेंस में। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, टैक्स यानी जीएसटी कैलकुलेट करना ना, कितना पे किया। अब टैक्स रेट कितनी थी, बोला सर 18%, यानी जो भी सेलिंग प्राइस है, जो भी सेलिंग प्राइस है उसका 18% अमाउंट आपने एज अ टैक्स पे किया है। तो सब क्या निकालें,
बोला सर टैक्स निकाल लेते हैं। तो टैक्स अमाउंट कितना होगा मेरे पास में? बोला सर जो भी आपके पास में सेलिंग प्राइस है ना, उसका क्या निकाल लो, 18%। तो देखो क्योंकि टैक्स रेट कितनी थी, बोला सर टैक्स रेट 18% थी, तो निकाले तो 18% ऑफ सेलिंग प्राइस कितना होगा? बोला सर सेलिंग प्राइस मेरे पास में थी 20,000, तो इसका जो मेरे पास में 18% अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा? बोला सर इसका अमाउंट मेरे पास में हो जाएगा 3,600 रुपीज। यानी ये हमारे पास में क्या है, टैक्स लगा। क्लियर है? यानी अगर इस क्वेश्चन में रेफरेंस में देखा जाए तो सेलिंग प्राइस तो मेरे पास में कितनी हुई? बोला सर सेलिंग प्राइस तो आपके पास में 20,000 थी, ठीक है, और जो आपके पास में टैक्स अमाउंट था वो आपके पास में 3,600 है। क्लियर है? ये आपके पास में सेलिंग प्राइस है, ये आपके पास में टैक्स अमाउंट है। अब एक बात बताओ, ये तो टैक्स है, आपने एक्चुअली उस जो डीलर है उसे टोटल पैसा कितना दिया? बोला सर पैसा तो हमें पूरा देना पड़ेगा, हमें जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो भी देना पड़ता है, साथ के साथ टैक्स भी देना पड़ता है। यानी कि अगर टोटल अमाउंट की जब भी बात होगी कि आपने एक्चुअली टोटल अमाउंट कितना पे किया, तो उसमें इंक्लूड टैक्स भी करना होगा। यानी कि देखा जाए तो जो टोटल अमाउंट हमने पे किया वो कितना पे किया होगा? बोला सर सेलिंग प्राइस में टैक्स भी इंक्लूड करना होगा, यानी कि 20,000 में 3,600 भी इंक्लूड करना होगा। यानी रिजल्ट कितना आएगा? 23,600। अब अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में मुझे यही तो कैलकुलेट करना था कि जो टोटल अमाउंट है कंज्यूमर ने डीलर को कितना पे किया। तो एक्चुअली जो कंज्यूमर था उसने डीलर को पे किया 23,600 रुपीज, और जो टैक्स अमाउंट था वो है 3,600 रुपीज। यस या नो? यानी देखा जाए तो इस गिवन क्वेश्चन में हमें सेलिंग प्राइस भी कैलकुलेट करनी थी, साथ के साथ हमें टैक्स अमाउंट भी कैलकुलेट हमने करना पड़ा, और फिर हमने पता किया कि एक्चुअली जो टोटल अमाउंट पे किया गया है कंज्यूमर के रेफरेंस में टू डीलर वो है 23,600 रुपीज। यानी कि सेलिंग प्राइस के अंदर वो टैक्स अमाउंट इंक्लूड किया, उसके बाद ही तो हम टोटल अमाउंट पे करेंगे। यस या नो? क्या ये बात समझ में आई? तो क्या आज के इस पूरे लेक्चर के अंदर जितने भी हमने कंसेप्ट समझे वो क्लियर हुए? तो ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। और अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके रेफरेंस में न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। सो थैंक यू।